हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के हम इस सेशन के अंदर किसको पढ़ने वाले हैं? मोशन इन 1D को पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देता हूं। हमने पढ़ा था लीनियर मोशन एंड 1D 2D 3D, मतलब 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में हमने जाना था। मैंने बताया था जिसके अंदर सिर्फ लेंथ मेजर की जा सकती है, जिस चीज़ की सिर्फ हम लंबाई मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे 1 डायमेंशन कहते हैं। जिसकी हम क्या माप सकते हैं, क्या माप सकते हैं, बोलिए क्या माप सकते हैं? जिसका हम एरिया माप सकते हैं उसे 2 डायमेंशन कहते हैं, और जिसकी वॉल्यूम हम माप सकते हैं उसे 3 डायमेंशन कहते हैं। ये बात हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। अगर आप सिर्फ लेंथ को मेजर कर सकते हो तो वो 1 डायमेंशन में होगा, अगर आप एरिया को मेजर कर सकते हो 2 डायमेंशन में होगा, अगर आप वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो तो आप 3 डायमेंशन की बात कर रहे हो। फिर मैंने आपको बताया था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अरे हरिओम चहल जी, साउंड अब आ रही होगी, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो हमने जहां पे बात की थी किसकी, 3 डायमेंशन, हमने क्या किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहा था, आपका डिस्टेंस कहा था। और किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राम और सोहन का दिया था, और मोह का एक एग्जांपल दिया था, वहां से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी बताई थी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। फिर आपको एक्सेलरेशन बताया था, वेलोसिटी बाय टाइम आपकी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। चलिए गाइज आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल का जो हमने सेशन खत्म किया था उससे आगे आज हम बढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, और ये क्या क्या होती है, आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। गाइज देखो, ये दो शब्द हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। एक शब्द है यूनिफॉर्म शब्द है, और एक हमारे पास शब्द है जो सामने निकल के आया है, उसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म शब्द है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म शब्द क्या होते हैं, इनको समझिए। तो यार बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा और बहुत मजेदार आपको ये लगेगा। देखो, स्कूल में जब हम जाते थे तो स्कूल में हमें डंडे खाने की आदत थी। अरे खाए मैंने भी हैं, ठीक है, मैं भी पिटा हूं, और एक ही चीज पे पिटता था। पढ़ाई पे कभी ज्यादा पिटाई नहीं हुई। पढ़ाई पे तो एक आधी बार हिंदी में तो चलो खा लिया, प्रसाद ले लिया, बट वैसे नहीं पिटे। कहाँ पिटते थे हम मोस्टली एक चीज गलती जरूर करते थे, यूनिफॉर्म नहीं होते थे, हम नॉन यूनिफॉर्म होते थे, हम अलग होते थे, ठीक है। जैसे मान लो ड्रेस कोड है कि सभी को व्हाइट शर्ट पहननी है और ब्लू पैंट पहन लिया। मान लो ड्रेस कोड है कि सभी को व्हाइट शर्ट पहननी है और ब्लू पैंट पहननी है। तो यूनिफॉर्म, ऑल आर इन यूनिफॉर्म कब कहा जाएगा, जब सब कुछ एक जैसा हो, ठीक है, जब सब कुछ एक जैसा हो। स्कूल में कब कहा जाता था यू आर इन कंप्लीटेड यूनिफॉर्म, कब कहा जाता था, कब, जब आपके शूज जो होते थे, जूते ब्लैक होने चाहिए, शॉक्स वाइट होने चाहिए, पैंट ब्लू होने चाहिए, बेल्ट स्कूल की होनी चाहिए, शर्ट वाइट होनी चाहिए, प्रॉपर रूप से टाई लगे होने चाहिए, उससे कहते थे वेल या कंप्लीटली यूनिफॉर्म। अगर इन चारों या पांचों चीजों में से एक भी चीज, मान लो आपकी शॉक्स भी, मान लो आपको व्हाइट शॉक्स पहननी है, वो भी व्हाइट नहीं है, वो ब्लैक हैं, आपकी जो शॉक्स व्हाइट होनी चाहिए वो व्हाइट ना होकर ब्लैक हैं, तो भी आप क्या कहलाते थे, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होना चाहिए, वहां पर जितनी भी कंडीशन है, जो भी वहां पे मौजूद है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप क्या कह पाओगे, इट इज एन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा किसी भी एक चीज को बदल दो, वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो गाइज हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का अगर कल आपको फॉर्मूला याद हो तो वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला बनता था। वेलोसिटी का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल। वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं इस चीज को डिफाइन करना चाहूं तो ये क्या कहलाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी की डेफिनेशन हम देना चाहें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक डेफिनेशन तो हमारी ये बनती है। दूसरी अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूं तो मैं क्या बना सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ change in displacement by time taken, तो ये दो चीजें अगर मैं डेफिनेशन देखना चाहूं तो दो डेफिनेशन हमारे पास बनती हैं। एक मैंने बनाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की, जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी कि विस्थापन में कितना बदलाव आया समय के अनुसार। दूसरी जो परिभाषा देती है वो क्या कहती है कि यह विस्थापन और समय का अनुपात होता है, यह विस्थापन और समय का अनुपात होता है। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे सामने दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक शब्द है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्या है, टाइम है। यहाँ पे भी एक वर्ड है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और दूसरा वर्ड क्या है, टाइम टेकन।
तो हमारे पास सिर्फ दो वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हीं से अगर आप अंदाजा लगाना चाहें, अगर ये दोनों शब्द सेम रहें, अगर ये दोनों चीजें हर कंडीशन में सेम रहें, तभी आप यूनिफॉर्म कह पाओगे। अरे स्कूल में क्या थी, कंडीशन अलग अलग थी। कैसे अलग थी यार, स्कूल में कंडीशंस कैसे अलग थी ये समझो। देखो नर्सरी के भी स्टूडेंट होते थे, फर्स्ट थर्ड सेकंड, क्लासेस अलग थी, हाइट्स अलग थी, वेट अलग थे, सेक्शन अलग थे, ठीक है, और स्टूडेंट्स के तबके अलग थे। कोई स्कूल का हेड बॉय था, कोई हाउस कैप्टन था, ठीक है, अलग अलग कंडीशन थी, हर बच्चे की अलग अलग कंडीशन थी। बट उनकी जो ड्रेसिंग थी वो सेम थी। तो चाहे कंडीशन कुछ भी हो, चाहे वो बॉल 5 मीटर चली हो, वो बॉल 10 मीटर चली हो, वो चाहे 15 मीटर चली हो, पर आपका क्या रहना चाहिए, इक्वल। डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों क्या रहने चाहिए, हमेशा इक्वल रहने चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चाहे देखो यार वो बॉल चाहे ऐसे चली हो, चाहे उसने ये पाथ कवर किया हो, चाहे उसने ये पाथ कवर किया हो, किसी भी शेप का रास्ता उसने तय किया हो, उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन देना कहूंगा तो क्या कहूंगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल टाइम, कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। परिभाषा क्या हुई कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही तो बात होनी चाहिए यार, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, तभी तो कहा कि एक भी चीज नहीं बदलनी चाहिए। जैसे आपकी शॉक्स नहीं बदल सकते, आपकी बेल्ट नहीं बदल सकती, कोई भी चीज नहीं बदल सकती। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं। वहां पे हमारे पास ड्रेसिंग में बहुत सारी चीजें होती थी, यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हैं। कौन कौन सी हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो ये दोनों चीजें नहीं बदल सकती, दोनों क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। और ये दोनों सेम रहेंगी तभी क्या कहलाएगी, तभी आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अगर किसी को डाउट है तो एक बार फटाफट कमेंट कर दो कि सर हमें यहाँ पे डाउट है। अगर ये बात समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है तो ये भी एक बार बता दो कि सर समझ में आ गई है। फिर चलो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, वो क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो टर्म आती है वो आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यार देखो कोई बड़ी चीज नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, अब इसी एग्जांपल को चेंज करते हैं, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। स्कूल में आपको कब कहा जाएगा यू आर इन नॉट इन यूनिफॉर्म, यू आर नॉट इन यूनिफॉर्म, अगर आपकी एक भी चीज बदल गई, यार एक भी चीज, मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, आपकी सॉक्स बदल जाए, आपकी बेल्ट ना लगाई हो, आप टाई भूल गए, कुछ भी मिस कर दो, आप किस में कहलाओगे, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में। आप किस में कहलाओगे, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन क्या बनी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों में से कोई भी एक चीज बदल जाए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में से दोनों में से कोई भी एक चीज बदल जाए तो वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन कहलाएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे when there is unequal displacement is covered in unequal interval of time, unequal interval of time। बिल्कुल यार देखो बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, देखो डेफिनेशन आप मैं नोट्स दे दूंगा, प्रॉपर नोट्स दे दूंगा भाई, ऐसे नोट दूंगा जिसके अंदर प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज जो होती है, जो होनी चाहिए वो लिखी होगी। उसका फायदा क्या, उसका फायदा क्या, आज तक कितनी बार पढ़े हो यार, याद करो तो ऐसा करो, समझो तो फिजिक्स को ऐसा समझो कि एक बार में ही समझ में आ जाए। कभी भी कोई पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए कहानी क्या थी। तो मैंने आपको क्या बताया, when there is unequal displacement is covered in unequal of interval of time, दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर नहीं रखा, दोनों को अनइक्वल कर दिया, then it is called non uniform velocity। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ाना चाहूं तो एक बार शब्द बदल के देख लेते हैं यार, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहां पर बता देता हूं आपको। फिर हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस को, हम यहां पर पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दो चीजें आपको पढ़ाऊं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पढ़ाना चाहूं, तो इनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता। कैसे नहीं आता, एक छोटी सी चीज बदल दो। देखो यार एक्सेलरेशन की जो हमारी क्या होती है,
अगर एक्सेलरेशन को मैं लिखना चाहूं तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो इस डिस्प्लेसमेंट शब्द को हर जगह से हटा दो और क्या डाल दो? वेलोसिटी डाल दो। क्या कर दो? वेलोसिटी डाल दो। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये आपकी एक्सेलरेशन की कंडीशन होगी। हर जगह आपने क्या डाल दिया? वेलोसिटी वर्ड डाल दिया। हर जगह आपने क्या वर्ड डाल दिया? वेलोसिटी वर्ड डाल दिया। क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने। यहां पर भी एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन आएगा, यहां वेलोसिटी नहीं आएगा, यहां एक्सेलरेशन आएगा। कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं किया। ये डेफिनेशन तो वही रहेगी ना। हमें एक्सेलरेशन वर्ड से कोई मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, इस वर्ड से कोई मतलब नहीं है। हमें इस एक्सेलरेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं, हमें मतलब है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम सबको पता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन के बारे में फॉर्मूला हम सबको पता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन सी हैं? ड्रेसिंग सेंस की बात की जाए तो पैंट और जो शर्ट है वो कौन कौन से हैं? पैंट और शर्ट। वेलोसिटी और टाइम है। पैंट और शर्ट क्या है? वेलोसिटी है, टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन होगी। अगर मैं कहूं इक्वल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी और टाइम इंटरवल दोनों इक्वल रहेंगे तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। और दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज, या दोनों में से एक, या तो सिर्फ वेलोसिटी या सिर्फ टाइम, या फिर दोनों ही अनइक्वल हो जाएं, तब क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगी। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो फटाफट एक बार कमेंट कर दो ताकि इसको मैं अभी क्लियर कर दूं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। अब पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमारा जो शब्द है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, पहले तो इंस्टेंट शब्द का मतलब सीखो। पॉइंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट का मतलब वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम को इंस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं। कैसे? मैंने कहा कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिसका नाम पॉइंट को भी लिख दिया ए। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए पॉइंट। इस पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट सामने आता है जिसको मैंने नाम दिया बी पॉइंट। इस पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया बी पॉइंट। अब मैंने कहा इस पॉइंट से सी दूरी पर, सी एक पॉइंट है जो कितनी दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? मतलब सी नाम दे दिया। अब मैंने कहा कि ए से बी में जाने पर उस इंसान को 5 सेकेंड लगते हैं और बी से सी पर जाने पर उस चीज को, उस वस्तु को मात्र 3 सेकेंड लगते हैं। ये मैंने आपको बताया। आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, आपसे क्या पूछी जाए? वेलोसिटी पूछी जाए तो आप कहेंगे सर पहले की होगी 10/5 2 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरे की होगी 15/3 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये आप मुझे कंडीशन वहां पर सिखा देंगे, समझा देंगे कि सर इट इज फाइन कि ए से बी जब वो गया तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड थी। जब वो बी से सी गया तो आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। ये आपने मुझे फटाफट बता दिया। सर इट इज दिस, द कंडीशन इज दैट कि जब वो ए से बी गया तो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया था 5 सेकंड में। तो स्टार्टिंग में कोई भी धीमे चलता है तो वो 2 मीटर पर सेकंड से चला, पर जब उसकी स्पीड बढ़ी तो वो 5 मीटर पर सेकंड हो गई थी। पर यहाँ पे एक पंगा हो गया। अब कोई मुझे बताएगा ये वेलोसिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे इस वेलोसिटी का मतलब क्या है? क्या कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा? देखो यार, यहाँ पे इस वेलोसिटी का मतलब समझना, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी है। ए से बी तक की कंप्लीट वेलोसिटी, ए से बी तक की कंप्लीट वेलोसिटी। केस को समझो यार, केस को समझो। कैसे? केस को अपडेट करते हैं, केस को समझते हैं। सुनो, आप एक हाईवे पे जा रहे हो, मान लो आपको रोहतक से दिल्ली जाना है, आपको
रोहतक से दिल्ली जाना है। रोहतक से दिल्ली जाते वक्त आपको रास्ते में क्या मिलता है, सापला। यहां से क्या करते हैं, सापला से नहीं यार, ये IMT चौक से, यहां से आप क्या करते हो, हाईवे पकड़ते हो। हाईवे पे आपकी गाड़ी चलती है 100 मीटर पर सेकंड से, पर जैसे ही आप बहादुरगढ़ में एंट्री करते हो आपकी गाड़ी की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड आ जाती है। आप पूरा दिल्ली पहुंच जाते हो, दूर दिल्ली पहुंच जाते हो, और दिल्ली मान लो कितना है, 100 किलोमीटर। पूरी कंडीशन को समझना बहुत आसान लगेगा ये केस। मैंने कहा आप रोहतक से दिल्ली गए, रोहतक से दिल्ली गए, और बीच में आपने क्या देखा, बहादुरगढ़। क्या देखा, बहादुरगढ़। ठीक है, हरियाणा वालों को समझ में आ गया होगा बहादुरगढ़। ठीक है, वैसे तो ये बहादुरगढ़ होता है। अब देखो रोहतक से बहादुरगढ़, यहां से हमने देखा कि रोहतक से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर मान ली। अब मैं कहता हूं वो इंसान रोहतक से दिल्ली पहुंचता है 10, मतलब किसमें, 1 घंटे में। 1 घंटे में वो रोहतक से दिल्ली पहुंच जाता है, तो उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड कितनी है, उसकी अगर वेलोसिटी कैलकुलेट की जाए या उसकी स्पीड कैलकुलेट की जाए, तो उसकी जो स्पीड आपकी आई, उसकी जो स्पीड आपकी आई वो क्या आई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आई, नेट डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर था, और टाइम कितना था, 1 घंटा था, तो ये कितनी आ गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पर देखो यार, जब रोहतक से बहादुरगढ़ तक वो गया तो वो अपनी गाड़ी को कम से कम मान लो 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वाह, कुछ बच्चे कहेंगे सर इतनी तेज तो कोई चलाता नहीं। ठीक है, मैंने कहा जब वो रोहतक से कहां जा रहा था, बहादुरगढ़ जा रहा था, तो भाई उसने कितने पे चलाई थी गाड़ी, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई थी। और जब वो बहादुरगढ़ से दिल्ली जा रहा था तो वो बीच बीच में क्या कर रहा था, स्पीड को कहीं पे 60 और कहीं पे 50 किलोमीटर प्रति घंटे से उसकी गाड़ी चली थी। तो यार देखो, ये 100 किलोमीटर का जिक्र तो कहीं पे आया ही नहीं, 100 किलोमीटर का जिक्र तो कहीं पे आया ही नहीं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जहां आपको पता हो कि उसकी स्पीड क्या थी, 100 किलोमीटर थी। देयर इज नॉट ए सिंगल पॉइंट जहां पे आपको लिखा गया हो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर थी। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये 2 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है ये कंप्लीट पे निकाली गई है। इंस्टेंटेनियस का मुद्दा आप सोल्व कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस का मुद्दा आप सोल्व कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूं, छोटा सा पॉइंट, डी पॉइंट। मैंने कहा जब वो एग्जैक्टली डी पर थी, जब वो एग्जैक्टली डी पॉइंट पर थी, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। जब वो गाड़ी एग्जैक्टली डी पॉइंट पर थी, उस समय उसकी जो वेलोसिटी थी उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। दिल्ली और बहादुरगढ़ वाले एग्जांपल की बात करूं तो जब गाड़ी बहादुरगढ़ बस स्टैंड पे थी, जब गाड़ी बहादुरगढ़ बस स्टैंड को क्रॉस कर रही थी, या छोड़ो, जब गाड़ी कहां पर थी, जब गाड़ी बहादुरगढ़ में एंट्री कर रही थी, क्या कर रही थी, बहादुरगढ़ में एंट्री कर रही थी। जैसे आप हाईवे से जाते हो, बहादुरगढ़ में एंट्री करते हो दिल्ली की तरफ, जब बहादुरगढ़ के अंदर एंट्री कर रही थी तो उस पॉइंट पर उस गाड़ी की स्पीड कितनी थी, वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। वो स्पीड क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे अभी के अभी बता दो कि सर हमें ये डाउट है। यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो कैसे लिखोगे, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। देसी भाषा में समझा रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, देखो यार नोट्स देने को, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। प्रॉपर डेफिनेशन लिखने को आपको बुक में भी मिल जाएगी, पर एक ऐसी डेफिनेशन जो आप पढ़ते ही आप सारी चीजें रिवाइज कर जाओ 1 सेकंड के अंदर। वो डेफिनेशन ये है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। उस समय के ऊपर, जिस इंस्टेंट के ऊपर, अगर मान लो उसे 5 सेकंड लगती है ए से बी पर जाने पर, ए से डी, जब वो डी पॉइंट पर था तो उस समय 2 सेकंड था, उस समय टाइम कितना था, 2 सेकंड था। तो 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो आप क्या कहोगे, लिमिट x टेंड्स टू t या फिर t टेंड्स टू a, कुछ भी कह लो यार, ये डिफाइन नहीं होता। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो ऐसे लिखा जाता है, मैंने तो बुक में पढ़ा था कि t टेंड्स टू 0 v, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। या फिर यहाँ पे v in लिख दो, v इंस्टेंटेनियस लिख दो, t टेंड्स टू 0 या t टेंड्स टू x,
कुछ बच्चे कहेंगे सर t टेंड्स टू x लिखा होता है, कुछ कहेंगे x टेंड्स टू t लिखा होता है। यार इन सारी कहानियों को मारो गोली, समझो मुद्दा क्या है। ये t टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 इसका मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब क्या होता है, बस इतना समझ लो, ये कहानी यहीं पे समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं लिमिट का मुद्दा। यार लिमिट क्लियर करना जरूरी है। आपने लिख तो दिया लिमिट x टेंड्स टू t टेंड्स टू x, x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू a, v टेंड्स टू समथिंग, या v इन टेंड्स टू v, या फिर v टेंड्स टू v इन, ये सब आपने लिख तो दिया, पर इसका मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए यार लिमिट को क्लियर करते हैं। लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 और इक्वेशन दे दी x प्लस 2x। ये मैंने एक क्वेश्चन समझाया, इस क्वेश्चन को समझ लेना, आपको सारा इंस्टेंटेनियस का जो लिमिट का फंडा है वो यहाँ पे तुरंत क्लियर हो जाएगा, यूं क्लियर हो जाएगा। चलो क्लियर करते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2x। इस इक्वेशन का मतलब समझाओ। आप कहेंगे सर x की वैल्यू 2 रख दो, चलो मैंने लिख दी लिमिट x टेंड्स टू 2 सॉरी गाइस, ये मत कहना सर को कोरोना हो गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2x ये आपके पास है। तो अब आप कहेंगे सर x की जगह 2 रखो, मैंने रखा 2 प्लस 2 इंटू 2, ये मेरे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू 6, ये मेरे पास 6 आ गया। ये कहानी हुई। हाँ x की जगह 2 रखा तो 2 जमा में 2 गुणा में 2 तो कितना हो गया, 4 जमा में 2 6 हो गया। इतनी सी कहानी मेरे को समझ में आई। अब इस कहानी का मुद्दा बनाते हैं, इस कहानी का क्या निकालते हैं, एक बार जोड़ते हैं, घटाते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर भाग करते हैं और पता लगाते हैं कि रिजल्ट क्या था। तो चलिए इस कहानी को सोल्व करेंगे। अब देखो पहली बात तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 है। आपने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दी, क्या इसका मतलब ये है, जो ये चीज दी गई है इसका मतलब ये है क्या कि x की वैल्यू 2 है। कहीं पे ये बात लिखी हुई है कि x की वैल्यू 2 है, क्या कहीं पर भी ये बात लिखी हुई है कि x की वैल्यू 2 है। x टेंड्स टू 2, इसको टेंड्स टू बोलते हैं, टेंड्स टू 2, इस साइन का मतलब होता है टेंड्स टू। इस टेंड्स टू का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखो गाइस इस लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2x का मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू 2 का मतलब है x 2 को अप्रोच करता है, x की वैल्यू 1.9999999999 तक हो सकती है, पर x की वैल्यू कभी 2 नहीं होगी। x की वैल्यू 1.999999 तक हो सकती है, पर x की वैल्यू कभी 2 नहीं होगी। जस्ट ए मिनट गाइज, x की वैल्यू 1.9999 तक हो सकती है, मींस कभी 2 नहीं होगी यार, 2 से नीचे ही रहेगी, 2 को अप्रोच कर सकती है। अब देखो इसका मतलब क्या था, जब x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही होगी उस टाइम x प्लस 2x 6 को अप्रोच कर रहा होगा। जैसे जैसे x की वैल्यू, मान लो x की वैल्यू 1.9 पर, x की वैल्यू 1.90 पर, x की वैल्यू 1.90 पर, x की वैल्यू, इसका वैल्यू है 5.90, सपोज करो x प्लस 2x का वैल्यू कितना है 5.90, सपोज कर लेते हैं। जैसे ही इस x की वैल्यू 1.99 हुई, अब 1.99 हुई तो x प्लस 2x की वैल्यू भी हमने क्या ले ली 5.99, ये भी कभी 6 नहीं होगी, x प्लस 2x की वैल्यू भी कभी 6 के बराबर नहीं होगी, ठीक है, क्लियर हुआ। x की वैल्यू कभी कितनी नहीं होगी 6 नहीं होगी। अगर यहां पर जो x प्लस 2x है इसकी वैल्यू कभी 6 नहीं होगी, इस x की वैल्यू कभी 2 नहीं होगी। ये उसको अप्रोच करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसके जितना पास जा सकते हैं उतना पास जाएंगे। वागेश कुंडू जी नमस्ते, ये उसके उतना पास जाएंगे पर एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होगी।
x कभी 2 नहीं हो सकता। आई थिंक आपको उस लिमिट का मैटर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फटाफट कमेंट कर दो भाई, और अभी के अभी इस डाउट को क्लियर करते हैं। यहां तक का डाउट सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। देखो गाइज, अगर आप ये सारी चीजें क्लियर कर बैठते हो ना तो मेरे लिए बहुत आसान रहता है। फिर मुझे आपको 2 ही चीजें सिखानी है, ग्राफिकल मेथड सिखाने हैं और एक आपको क्या सिखाना है, एक आपको ग्राफिकल मेथड सिखाना है और एक न्यूटन्स की 3 इक्वेशन के न्यूमेरिकल सिखाने हैं। बाकी सब आपके हाथ में होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देयर इज डाउट, देयर इज एनी डाउट ऑफ एनी स्टूडेंट? तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी वर्ड आज सीख लेते हैं जिसे रिटार्डेशन कहा जाता है, जिसे रिटार्डेशन कहा जाता है। जिस चीज को रिटार्डेशन कहा जाता है उस चिड़िया का नाम है रिटार्डेशन। उस चीज का नाम है रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या होता है एक बार ये समझ लेते हैं। रिटार्डेशन, देखो रिटार्ड का मतलब होता है अपोज करना। किसी को रिटार्ड करना मतलब किसी को अपोज करना। अब रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा, देखो समझो भाई। कोई गाड़ी है, इस पॉइंट पर है, इस एक्स पॉइंट से कोई भी गाड़ी चलना शुरू करती है और वो आगे बढ़ रही है। जब वो वाई पर पहुंची तो वाई पे जाके हमने क्या किया, उस गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। उस गाड़ी के क्या किए, ब्रेक दबा दिए। ये हंसा उस गाड़ी को क्या किया, ब्रेक लगा दिया। ठीक है, उस गाड़ी का ब्रेक लगाने के बाद वो गाड़ी क्या करेगी, जेड पर जाकर रुक जाएगी। ठीक है, वो गाड़ी क्या करेगी, जेड पे जाके रुक जाएगी, स्टॉप्स। ये आपकी कंडीशन है। ए से गाड़ी क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, वाई पर उसके ब्रेक लगाए गए थे और जेड पर वो जाके रुक चुकी थी। अब बात क्या आती है, जब गाड़ी एक्स से स्टार्ट हुई, वाई पर ब्रेक लगे और जेड पर रुक गई। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब जब वो एक्स से वाई जा रही थी, क्या कर रही थी, जब वो एक्स से वाई जा रही थी तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी स्पीड लगातार क्या करती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, या कांस्टेंट चल रही थी। या फिर वो चलो मान लो, हम मान लेते हैं उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी, पर वो कांस्टेंट थी। वो कांस्टेंट थी, वो एक ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, पहले इसको केस 1 कहते हैं, इसे केस 2 कहते हैं। केस 1 के अंदर हमें इतना पता है कि उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीजिंग थी, या तो इंक्रीजिंग थी, या कांस्टेंट थी। ठीक है, बट केस 2 के अंदर हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीजिंग में थी। वेलोसिटी क्या थी, डिक्रीजिंग में थी। वेलोसिटी क्या कर रही थी, घट रही थी। क्यों यार, देखो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकेगी तभी ना, जब उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती चली जाएगी, तभी तो एक बार जीरो आएगी ना, तभी तो एक बार जीरो आएगी। मान लो वो यहाँ पे जब स्टार्ट हुई तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 0 थी। देखो यहाँ से जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो रेस्ट पे रुकी हुई थी, तो गाड़ी की वेलोसिटी 0 थी। इस वाई पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v1, हम उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और इस फाइनल पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी क्या कर देंगे, फिर से 0। गाड़ी यहाँ पे जाके रुक गई, यहाँ से शुरू हुई तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी, यहाँ पर इसके बीच में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रखी, और यहाँ पे अंत में कितनी रखी, 0 रखी। तो यहाँ पे तो इंक्रीजिंग का केस है, वेलोसिटी 0 से 10 पहुंची, और यहाँ पे डिक्रीजिंग का केस है, 10 से 0 पहुंची। अब देखो जो आपकी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन होती है उसका आपको पता है, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बाय में टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालो यार, चेंज निकालो। चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, अंतिम बिंदु में से शुरुआती को घटा दो। फाइनल कितना है, 0, और इनिशियल कितना है, 10 है। सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस केस की, सिर्फ सेकंड केस की बात कर रहा हूँ। फाइनल कितना है, 0 है, इनिशियल कितना है, 10 है। तो फाइनल में से इनिशियल को घटाया, 0 में से 10 को घटाया, बटे में टाइम रखा, 0 में से 10 को घटाया तो कितना आया, -10 बटे टाइम। कोई टाइम है जो हम लिखना नहीं चाहते, या फिर फिलहाल इतना लिख लेते हैं। चलो मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे उसे 2 सेकंड लगी और यहाँ पे उसे 1 सेकंड लगी। ठीक है, टाइम हमें यहाँ पे 1 सेकंड दिया गया है, तो चलो टाइम के लिए हम 1 सेकंड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई। उसकी रिटार्डेशन, उसकी जो एक्सेलरेशन आई वो -10 आई। अब देखो यार, ये जो साइन आया है नेगेटिव, ये साइन क्या है, नेगेटिव है।
इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, घट रही है, एक्सेलरेशन क्या है, घट रही है। और इसी घटती हुई एक्सेलरेशन को, इसी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है, ठीक है। इसी घटती हुई एक्सेलरेशन को, इसी ही नेगेटिव एक्सेलरेशन को, नेगेटिव का साइन आया ना भाई, माइनस का साइन, इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा रिटार्डेशन क्या होता है। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, इतना याद रख लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, वरना इस क्लास को अब हम सम अप करने जा रहे हैं, इस क्लास को यहाँ पे एंड कर देते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट? तो थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।